नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और लाइक का बटन जरूर दबा दें। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं साझा कर दूँ, शेयर कर दूँ। देखिए, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर पूरी आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। यानी कि पूरा जो सिलेबस है वो फ्री में कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अगर पढ़ाया जा रहा है तो प्लीज़ आप सभी एक बार कमेंट में बताएं नए बच्चों को, आप उनको थोड़ा सा ये जागरूक करें, अवेयर करें कि यहाँ पर पूरी जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही हैं। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री में बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ हमारा जो स्टडी मटेरियल है ओनली यूपीएससी का वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले इसको स्किप ना किया करें। आप ऐसा ना सोचें कि ये जो शुरुआत में मैं बताता हूं प्लीज इस पर आप अमल करें, थोड़ा सा अपना रुझान दिखाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे नए हैं वो अभी तक की आपके कुल लगभग 32 के आसपास, 33 के आसपास क्लासेस हुई हैं, 33 क्लासेस हुई हैं। वो उसकी जो प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसकी प्लेलिस्ट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। 19 क्लास इकोनॉमी की भी हो, इसकी भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आपकी ये क्लास। और भैया एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा कर दूँ। भैया ओनली यूपीएससी का ही एक दूसरा चैनल है शुभम मिश्रा वाला, जो मेरे ही नाम से है, शुभम मिश्रा के नाम से है। वहाँ पर ओनली यूपीएससी से रिलेटेड हटकर आप ये कहें कि यूपीएससी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं, अपडेट्स आती हैं, या फिर जैसे नोट्स कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर दी जाती है। तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर ले शुभम मिश्रा वाले चैनल को। इसकी जो लिंक है शुभम मिश्रा वाले चैनल की भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। एक बार सबसे पहले बताएं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्लीज सबसे पहले यह बताएं आप। चलिए, देखिए, आर्टिकल 43 है ना, 43 आर्टिकल अपन लोगों को पढ़ना है ना। देखिए, 42 तक हमने देखा था, 42 तक हमने देख लिया था, 43वां हमने देखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 43 से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। एक बार सबसे पहले आप कमेंट करें कि 42 क्या था, 42 क्या था, प्लीज़ एक बार सबसे पहले कमेंट करें। देखिए, आर्टिकल 43 है वो साफ साफ यहाँ पर प्रोविज़न करता है कि ये जो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब उनके लिए मजदूरी और उनके जीवन स्तर और अवकाश की जो है व्यवस्था की जाएगी। बात को समझिएगा, जो कर्मकार है, मजदूरी करते हैं, निर्वाह अपनी जो है वो मजदूरी से करते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपनी मजदूरी करके निर्वाह करते हैं, मतलब अपनी दिनचर्या मजदूरी कर बिताते हैं, उनका रोजगार मजदूरी करना है। ऐसे वर्कर्स के लिए क्या है भैया, यहाँ पर उनके जीवन स्तर को क्या है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास क्या करेगी हमारी जो सरकार है, हमारा जो राज्य है वो करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उनके जीवन स्तर को यहाँ पर बढ़ाएगा, मतलब लाइफस्टाइल को बढ़ाएगा। और क्या भैया, और यहाँ पर कहा गया है कि भैया उनको अवकाश की व्यवस्था करवाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये कहीं काम कर रहे हैं तो इनका मालिक इन्हें छुट्टी ही ना दे, तो इनको भी भैया क्या है, एक मुख्य धारा में ले आने के लिए भैया, तो इनको भी क्या है, जो हॉलीडे वाला मामला है वो इनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और कहा गया है कॉटन इंडस्ट्रीज जो है उनको थोड़ा सा यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये जो है आर्टिकल 43 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें जो मैंने यहाँ पर बोलकर आपको बताया। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 43A में क्या दिया गया है। क्या है, ये तो आर्टिकल 43 में दिया गया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 43A है। ठीक है, ए हिंदी वाले का लिख लें। ठीक है, और अनुच्छेद लिखा करें, मैं आर्टिकल लिख रहा हूं तो अनुच्छेद लिखा करें। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 43A यानी आर्टिकल 43 का में क्या दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भैया ये जो कर्मकार हैं, यानी जो वर्कर्स हैं, है ना, जो वर्कर्स का मतलब क्या, जैसे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स काम करते हैं ना, जो मजदूर होते हैं, कर्मकार होते हैं, वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि मजदूर यह अपना क्या बना पाएंगे, अपना मजदूर संगठन भी बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे, मजदूर संगठन बना पाएंगे, संगठन बना पाएंगे। क्या मतलब है इसका, देखिए, मजदूरों का शोषण किया जाता है ना,
कहने का मतलब यह है कि मजदूर कहीं काम करता है, उनका शोषण किया जाता है, शोषण भी कई प्रकार से किया जाता है। कहने का मतलब उनको सही ढंग से मजदूरी नहीं दी जाती है और पैसे नहीं दिए जाते हैं, और इसी के साथ साथ काम के घंटों को अधिक से अधिक कराया जाता है, और ऐसे कहें कि डेंजरस एक्टिविटी में भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है जो सही ढंग से जो मानव समाज के लिए खतरा है। तो ये क्या है, ये शोषण ही तो है। तो कहने का मतलब है जब इनका मजदूर का एक संगठन बन जाएगा तो ये जो मजदूर संगठन होगा वो क्या करेगा, वो इनके शोषण जो इनको जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण पर थोड़ा सा रोक लगाएगा। तो ये कहा गया है यहाँ पर आर्टिकल 43A में या फिर 43 का में, ठीक है, 43 का में। ठीक है, क्लियर होगी बात? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला मामला नहीं है। आप कहीं भी जाओगे आर्टिकल्स डिस्कस नहीं किए जाते हैं एक एक करके, बस मामला होता है कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए और आप इसे पढ़ लें। लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपके मन में ये ना रहे कि डीपीएसपी डिस्कस नहीं किया है ना। चलिए, ये तो मामला क्या रहा भैया, आर्टिकल 43A का, यानी कि अनुच्छेद 43 का। चलिए अब आर्टिकल 44 की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? आर्टिकल 44 की ओर बढ़ते हैं। क्या है ये आर्टिकल 44? अनुच्छेद 44। देखिए, अनुच्छेद 44 में साफ क्या कहा है, किसी को मालूम है? एक बार बहुत ज़्यादा ये बहस का विषय है, लगातार न्यूज़ चैनल्स में भी इस पर बहस होती रहती है। और एक बार बताएं, और हालिया सरकार जो है आर्टिकल 44 वाला जो मामला है उसे लागू करने की बात कर रही है और करती आई है। अभी मुझे बताएं एक बार कि अनुच्छेद 44 है क्या। देखिए, यहाँ पर समान नागरिक संहिता की बात की गई है। किसकी? समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। क्या भैया? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है यूसीसी? एक बार बताएं यूसीसी क्या है, मालूम है किसी को? देखिए, यहां पर कहा गया जो राज्य है वो क्या है, वो समान नागरिक संहिता लागू करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगी। ठीक है, क्या कहा है? राज्य क्या है, अभी बताता हूं ये क्या है। राज्य यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ये क्या है? लागू करने का प्रयास करेगी, लागू करने का प्रयास करेगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है लागू करने का प्रयास करेगी? देखिए, ये जो मैं पेज बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो, एक मिनट, तो यहां पर कहा है कि राज्य जो है वो यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगी। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये जो यूसीसी है यानी कि जब ये समान नागरिक संहिता होती क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, मैं एक बार आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर जब समान नागरिक संहिता, जैसा नाम से ही क्लियर है, क्या है भैया? समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक का मतलब इक्वल सिटीजन, मतलब क्या है? सभी जो नागरिक हैं देश के वो समान की संहिता मतलब कानून। ठीक है, कानून मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो। ऐसा ना हो कि किसी के लिए कोई इस धर्म से है तो इस धर्म का अलग कानून है, कोई इस धर्म से है इस धर्म का अलग कानून है। तो यही ये कहता है कि पूरा जो राज्य है, राज्य में जितने भी क्या है कानून है, वो सभी नागरिकों पर समान तरीके से लागू होंगे। तो ये क्या है? ये कहता है सभी के लिए समान क्या है कानून। क्या है यूसीसी क्या कहता है? सभी के लिए समान कानून। अब जैसे बात कर लें कि जैसे हिंदू मैरिज कुछ और बात करता है, मतलब जो हिंदू धर्म के अनुसार जो शादी रीति रिवाज है वो अलग बात करती है। और आपका जो मुस्लिम वाला मामला है, मुस्लिमों को जो तलाक वाला मामला आपने देखा, उनकी तलाक की जो प्रक्रिया है वो अलग है। तो विवाह, तलाक, विरासत, अभी ये क्या है? अभी अलग अलग धर्म में अलग अलग कानून है ना, कि ये जो है यहाँ पर तलाक देना हो मुस्लिम धर्म में तो इस तरह से तलाक देते हैं, और हिंदू धर्म में तलाक का मामला अलग है। तो ये कहा गया है कि भैया पूरे देश में जो सभी नागरिक हैं उन्हें धर्मों से आप ये कहें अलगाव नहीं किया जा सकता कि ये धर्म है तो अलग कानून होगा, नहीं। कहा गया है राज्य ये प्रयत्न करेगा, राज्य ये लाएगा कि भैया सभी जो कानून है सभी के लिए समान हो। क्लियर हो गया मामला? तो यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल 44। और क्या है भैया? अभी देश का इकलौता एक राज्य है उत्तराखंड जहां पर ये यूसीसी लागू कर दिया गया है। ठीक है, और सरकार जो तत्कालीन सरकार चल रही है वो इस
मुद्दे पर अपना ये कहे कि पक्ष रख रही है और कह रही है कि भैया यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्लियर हो गया मामला। तो ये क्या है भैया, ये इस तरह से, और ये राज्य सरकारों का भी मामला है। अभी जब हम यूसीसी थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। अभी ये मामला ये समझिए कि आर्टिकल जो 44 है, आर्टिकल 44 है, उसमें डिस्कशन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्लियर हो गया मामला। चलिए अब देखिए, अब आर्टिकल 45 क्या है ये बताएं प्लीज, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आर्टिकल 45 क्या है। आर्टिकल 45 किसी को मालूम है आर्टिकल 45 क्या है? देखिए यहां पर दिया गया है कि भैया नागरिकों के लिए क्या है, एक आप जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले तो दिया गया क्या, नागरिकों के लिए सामान संहिता लागू होगी। अच्छा आप समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों जो डीपीएसपी में है वो लाई गई। देखिए मैंने शुरुआत जब की, अभी आर्टिकल 45 बताता हूँ आपको, जब मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत किया डीपीएसपी को पढ़ाने का, तो मैंने कहा कि भैया जो डीपीएसपी वाला पार्ट था वो भी क्या है, ये भी मूल अधिकार में जोड़ने की बात पहले की जा रही थी। जब संविधान बन रहा था तो यहाँ पर क्या था, ये जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार कितने से कितने तक है, 12 से 35 तक है ना। ये आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है भैया, हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो दिया गया है। उसके बाद 36 से 51 तक क्या है, डीपीएसपी दिया गया है ना, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो ऐसा मामला था कि ये जो 36 से 51 तक जो विषय दिए गए हैं, है ना, आर्टिकल्स जो दिए गए हैं, इनमें जो विषय दिए गए हैं, ये कहा जा रहा था इनको भी मूल अधिकार में शामिल किया जाए। ठीक है, ये बात चर्चा चल रही थी संविधान निर्माताओं के बीच में। लेकिन हुआ ये कि मैं पहले बताया जब भी डीपीएसपी शुरुआत करने से पहले कि भारत की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं थी, संसाधन उतने थे नहीं भारत के पास, इसलिए इसे लागू कराना मतलब 12 से 35 तो जरूर ही लागू किया जाएगा एकदम से। अगर ये कहीं दिक्कत होता है तो नागरिकों को ये अधिकार है, सीधा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आर्टिकल 32 के तहत, और आप आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो भैया क्या है, यहां पर तो ये लागू करवाना ही करवाना है। लेकिन 36 से 51 का मामला जो था वो क्या है भैया, डीपीएसपी वाला, ये है कि राज्य प्रयत्न करेगा, राज्य क्या करेगा, ये ऐसा करेगा, राज्य अपनी नीतियों में ये सारी चीजें शामिल करेगा। तो ये क्या है भैया, ये इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार ये लागू नहीं कर रही है। तो ये क्या है, ये इसीलिए है भैया कि क्या ये सारी चीजें अब आप समझ रहे हैं ना कि ये सारी, ये भी उतना ही जरूरी है, डीपीएसपी भी उतना ही जरूरी है। अच्छा इतना ही जरूरी क्यों है, देखिए संविधान निर्माता जो थे, जब संविधान बन रहा था तो वहां पर क्या था मामला, वहां पर उनके मन में ये विचार क्यों आया कि ये 12 से लेकर 51 तक को मूल अधिकार में रखा जाए। क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो अधिकार 36 से 51 तक दिए गए ये भी जरूरी है। वो अलग बात है कि इसको अलग किया गया, रीजन मैंने आपको बताया, संसाधन भारत की कंडीशन उस तरह से उस टाइम थी नहीं। तो भाई क्या है, कहने का मतलब ये जो आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी आप ये कहें कि हमारा जो संविधान है उसमें इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 45 हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब आर्टिकल 45 है क्या ये देखते हैं। आर्टिकल 45, चलिए देखिए ये जो आर्टिकल 45 है ये साफ साफ कहता है कि भैया जो शिशुओं के देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा जो है वो देने का प्रयास करेगा जो राज्य। क्या कहा है भैया, ये कहता है शिशुओं को मतलब बच्चों को, ठीक है, शिशुओं को क्या है, शिशुओं की देखभाल के लिए, देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या है भैया, आयु के बच्चों के लिए शिक्षा देने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। क्या है भैया, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का क्या करेगी, प्रयास करेगी, बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगी। ठीक है, शिक्षा देने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो साफ साफ मामला है कि आर्टिकल 45 ये प्रोविजन करता है। समझ गए ना आप। अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं, आप बस ये समझे हैं। और जब भी आंसर राइटिंग आए तो भैया डीपीएसपी वाला मामला अगर मामले लेते हैं, बच्चों के मामले में आप कहीं लिख रहे हो तो ये कोट कर दें, आर्टिकल 45 के तहत ये दिया गया। मतलब समय समय पर कितना नमक मसाला यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ आंसर में वही आप ये कहें आपका आंसर ऐसे ही अलग होगा। देखिए आंसर तो आप ये कहें कि 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं तो 1000 तरीके के आंसर होते हैं, लेकिन 1000 में से वो पहली रैंक वाला और जो 900 रैंक पे आता है या 800 रैंक पे आता है उनमें अंतर क्या रहता है, वो मिर्च मसाला वाला ही अंतर है। मैं साफ साफ कहता हूँ आंसर राइटिंग स्किल बेस्ड एग्जाम है ये एग्जाम अब स्किल बेस्ड बन चुका है। स्किल बेस्ड कहने का मतलब ये है नॉलेज कम है और स्किल आप में है, तो ये मान कर चलिए आप इस एग्जाम में क्वालिफाई
कर पाएंगे और अच्छी रैंक भी ला पाएंगे। लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं होगा उसका। 600 पन्नों की किताब है, आपको ये मालूम है 500 पन्ने पे क्या है, ठीक है, 444वें पन्ने पे क्या है ये आपको मालूम है, ये पेजेस पर क्या है, और आपको इसके अंदर स्किल नहीं है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ, तो भैया क्या है, स्किल बेस्ड वाला मामला थोड़ा सा आप बनाएं अपने में। और अब देखते हैं आर्टिकल 46 क्या है। ये आर्टिकल 46 किसी को मालूम है? 46 ये आर्टिकल क्या है? देखिए यहाँ पर जो SC ST जो वर्ग हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना, मालूम है ना अनुसूचित जाति जनजाति कौन होते हैं, ठीक है। जैसे कैटेगरी 4 डिवाइड कर रखी है सरकार ने, जो हमारा तंत्र है ना, मालूम है ना। तो ये जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, या फिर अन्य दुर्बल वर्गों के लोग, क्या अन्य दुर्बल वर्गों के लोग हैं, वर्गों के लोग, ठीक है। अब ये जो SC ST या अन्य दुर्बल वर्गों के जो लोग हैं, इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को क्या सरकार क्या करेगी? बढ़ाएगी। क्या है? शिक्षा और क्या है भैया? और क्या है यहां पर कहा गया? शिक्षा और इनके संबंधी हितों को, मतलब इनके हितों को क्या है सरकार यहां पर क्या करेगी? सरकार बढ़ाने का प्रयास करेगी, प्रयत्न करेगी। क्लियर हो गया मामला? तो यहां क्या है कि मतलब ये कहने का है कि SC ST को शोषण वाला मामला है, अगर इनको सामाजिक न्याय मिल सके। क्या कहा है? सामाजिक न्याय मिल सके, सामाजिक वर्ग हैं उनको क्या है? सामाजिक न्याय मिल सके, और क्या मिल सके भैया? और यहाँ पर कहा गया है कि भैया इनके शोषण, जो इनको अगर शोषण इनका किया जा रहा है तो इनकी रक्षा की जा सके इससे। तो ये क्या है भैया? यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई आर्टिकल 46 में, और ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 46 जो है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आर्टिकल 47 क्या कहता है ये देखते हैं। आर्टिकल 47 किसी को मालूम है? आर्टिकल 47 क्या कहता है? देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल की बात की गई है कि लोगों को जो प्रोत्साहन स्तर है, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल है और जीवन स्तर है वो ऊंचा करने का प्रयास करेगी। क्या करेगी? जो हमारा राज्य है वो क्या करेगा? सरकार जो हम क्या करेगी वो क्या भैया? जो न्यूट्रिशन लेवल है, मतलब आप ये कहें पोषाहार जो स्तर है, कह सकते हैं न्यूट्रिशन लेवल है, ठीक है, वो क्या करेगी? वो यहाँ पर सरकार क्या करेगी? ये इस लेवल को बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है। और क्या करेगी? लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा रहे, ठीक है, जीवन स्तर क्या रहे? ऊंचा रहे। ये भी यहाँ पर कहा गया है, मतलब स्वास्थ्य संबंधी मामला, ठीक है। भारतीय नागरिकों के जैसे आप मान लें कुछ ऐसा प्रयास यहाँ पर स्वास्थ्य, जो नागरिकों के स्वास्थ्य वाला मामला है, हेल्थ वाला मामला है, उसको क्या बनाए, क्या करेगी? जो राज्य है वो क्या करेगा? राज्य भैया इसको थोड़ा सा सुधार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार नागरिकों के वो प्राथमिक माना जाएगा। और जैसे मादक पेय पदार्थ जैसे हो गए हैं ना, जैसे शराब हो गया, इस पर क्या है? हानिकारक जो नशीले पदार्थ हैं इन पर क्या है? रोक लगाएगी सरकार। सरकार वाला शराब वाला मामला है ना, इस पर क्या करेगी? रोक लगाएगी। हानिकारक क्या है? हानिकारक पदार्थ जो है जैसे ड्रग्स हो गया, इस तरह से इस पर क्या है? नशीले पदार्थ हैं, जो इंजीरियस ड्रग्स हैं उनके सेवन पर क्या करेगी? प्रतिषेध लगाएगी, उस पर रोक लगाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोक लगाने का प्रयास करिए, सरकार के पास ये पावर है कि शराबबंदी की, ठीक है। अब ये शराबबंदी वहाँ पर बिहार में किया गया, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो यहाँ पर शराबबंदी क्यों कर दी गई? मैं तो शराब का बिजनेस करना चाह रहा था, तो शराबबंदी क्यों कर दी गई? तो भैया DPSP में साफ साफ कहा गया है, ये आप लिख सकते हो, कहीं भी कोट कर सकते हो कि भैया शराबबंदी वाला मामला क्या है? DPSP में साफ साफ कहा गया हानिकारक पदार्थ जो है समाज में भैया उस पर क्या है? सरकार DPSP में कहा गया इस पर राज्य जो है वो रोकने का प्रयत्न करेगा, राज्य इस पर, सरकारें इस पर रोकने का प्रयास करेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया मामला? तो ये पोषण स्तर में सुधार का मामला है। ये आर्टिकल 47 जो है वो इस तरह से समाप्त हुआ, ठीक है। अब ये आर्टिकल 47 हमने देख लिया। अब आज की क्लास में बस इतना ही। लास्ट क्लास में हमने जितना भी आर्टिकल देखा था वो प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि 36 से लेकर 47 तक जितना हम लोगों ने अभी देखा, इसमें आप साफ साफ लिखे कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ताकि चीज़ें आपको स्किप ना हो, इसलिए मैं जो आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या आपको कम बता रहा हूँ। चलिए आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।